नमस्कार। एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे डिश धारा जनरेटर, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले कल तक हमने जो डीसी जनरेटर का जो टॉपिक था उसके अंदर जो बेसिक्स है कुछ अपन ने डिस्कशन किया था, जिसके अंदर जो अपना जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, ये किस कारण से डीसी जनरेटर कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, या फिर उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। और कम्यूटेटर का दूसरा नाम होता है परिवर्तक हो गया, जिसके कारण उसे डीसी जनरेटर कहा जाता है। और उसी के अंदर अगर कम्यूटेटर की जगह अपन स्लिप रिंग लगा दें तो वो होगा अपना एसी जनरेटर, या जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर, और ये है अपना डीसी जनरेटर। उसके बाद आज अपन जो इनके भाग है, पार्ट्स हैं इसके, उनके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी, इसके बारे में कल बात की थी कि बॉडी क्या होती है। तो जो इसका बॉडी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा की जो बॉडी है उसका किसकी बनी होती है, तो ये बॉडी होती है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील किसकी बॉडी है, ये बनी हुई होती है। और इस बॉडी का मुख्य कार्य होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनको जो पथ प्रदान करने का जो कार्य होता है, पथ प्रदान करने का जो कार्य होता है वो होता है बॉडी का। और इसका एक मुख्य कार्य होता है जो इसके विभिन्न पार्ट्स हैं, जिसके उनकी सुरक्षा करना, बाह्य आघातों से उसकी सुरक्षा करने के लिए जो बॉडी है, या जिसको अपन बोलते हैं योक, इसे अपन योक भी बोलते हैं। इसके बारे में अपन कल बात की थी। उसके बाद में नेक्स्ट है फील्ड पोल। जो बॉडी है इसके अंदर की साइड जो ये वाला पोर्शन है, ये वाले है, जिसको बोलते हैं फील्ड पोल, ऐसे कुछ होते हैं। इसके अंदर स्लॉट्स कटे हुए होते हैं। जो फील्ड पोल होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र जो है स्थापित करना। इनका जो मुख्य कार्य होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको स्थापित करने का जो कार्य होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे स्थापित होता है वो किसके कारण, जो पोल्स हैं, जो है पोल्स है, फील्ड पोल हैं, उनके कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने का जो कार्य है वो इन फील्ड पोल्स का है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये फील्ड पोल है इनकी संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम बात करें तो कम से कम इस फील्ड पोल की संख्या जो 2 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो वो कम से कम फील्ड पोल की संख्या 2 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फील्ड पोल 2 होंगे तभी तो आपस में चुंबकीय क्षेत्र बन पाएगा। एक जो पहले फील्ड पोल से दूसरे फील्ड पोल पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो गति करेंगी, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो है वो बल रेखाएं हैं उनका क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जिसके के कारण अपन जो अपना ये रोटर है, जिसका अपना आर्मेचर है, ये जो ये घूमने वाला पोर्शन है आर्मेचर, वो उसको बल रेखाओं को काटेगा और काटने के कारण यहाँ पे है अपने को ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ को अपन यहाँ से स्प्लिट रिंग या जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर लगाकर उसको डीसी के रूप में अपन प्राप्त कर लेंगे। तो अर्थात जो पोल्स हैं उनकी संख्या मिनिमम तो 2 होनी चाहिए और अधिकतम पोल्स की संख्या 8 होती है। जो ये पोल्स होते हैं इनकी मिनिमम तो है, निम्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 तो है न्यूनतम और ये 8 है अधिकतम। अधिकतम 8 पोल हैं। अपन इसके अंदर काम में ले सकते हैं, जैसे 2 2, एक यहाँ पे इसके सामने 4 हो गए, एक यहाँ पे 6 और इसी का एक यहाँ पे ऐसे करके अपन टोटल है जो 8 जो पोल्स हैं, फील्ड पोल हैं, उनको अपन काम में ले सकते हैं। उसके बाद में ये जो फील्ड पोल होते हैं, जो ये फील्ड पोल है इनका जो है कास्ट स्टील या एनिमल स्टील रहता है। जो ये फील्ड पोल है ये कास्ट स्टील या जो एनिमल स्टील होता है उसका प्रयोग करके बनाया जाता है। जो है कास्ट स्टील हो गया एक तो, और एक है एनिमल
जो एनेड स्टील होता है उससे जो है अपने फील्ड पोल्स है उनको बनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आर्मेचर। जो ये वाला भाग है, जो घूमने वाला भाग है, ये वाला, ये होता है आर्मेचर। जो आर्मेचर है ये किसका बना होता है? इसका मुख्य कार्य तो होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को काट कर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको बीच में बाधा करता है। बाधा करने से जो इनकी कटेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कटेगा, और चुंबकीय क्षेत्र कटने के कारण इसके अंदर जो ईएमएफ है, ईएमएफ पैदा होगा, और ईएमएफ पैदा होने के बाद में अपने को है करंट मिल जाएगा। तो इसका जो ये कार्य कौन करता है? ये जो अपना आर्मेचर होता है, इसका मुख्य कार्य होता है। और ये किसका बना होता है? जो सिलिकॉन स्टील है, तो ये आर्मेचर है, ये बेलनाकार शेप में होता है, ऐसे बेलनाकार होता है। ऐसे कुछ यहाँ पे इस साइड से निकली हुई है, इस प्रकार से बेलनाकार होता है। और इनके जो ये यहाँ पे है, इनकी पत्तियां इस प्रकार से स्लॉट कटे हुए होते हैं, इसके अंदर जो ऐसे स्लॉट से होते हैं। इनके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, जो लेमिनेटेड होते हैं। और जो किसके बनाए जाते हैं? ये जो है ये है सिलिकॉन स्टील की है। और ये पत्तियां हैं, उनको पत्तियों के रूप में जो सिलिकॉन स्टील है उनको बारीक बारीक पत्तियों के को रिवेट करके उसको लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड किया जाता है को रिवेट करके पत्तियां हैं, इनको इनसे ये अपना आर्मेचर है वो बनता है। उसके बाद में जो ये लेमिनेशन है, इनके बाद जो लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेशन किस कारण किया जाता है? जो अपने ये लोहा वाला पार्ट हो गया, पार्ट है सिलिकॉन स्टील वाला ये है, तो इसके अंदर हानि कौन सी है? जो हानि होती है वो लोहा हानि होती है। लोहा हानि के अंदर जो होती है हिस्टेरेसिस हानि, और दूसरी है अपनी एडी करंट धारा, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस हो गया। एक है एडी करंट धारा। एडी करंट धारा और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए जो है इनको रिवेट करके, अर्थात जो है पत्तियां होती हैं सिलिकॉन स्टील की पत्तियां, उनको रिवेट करके बारीक बारीक जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर रिवेट करके उनको लेमिनेटेड किया जाता है, जिससे इसके अंदर जो है हिस्टेरेसिस हानि और जो एडी करंट धारा है उसका मान कम होता है, जिसके कारण उसका मान कम होता है, जो हानि होती है वो कम होती है। इसके जो एडी करंट अपने लॉस बढ़ा था, ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक बढ़ा था उसके अंदर जितने भी जो लॉस हैं एडी करंट और जो तामर हानि और लो हानि, उनके अंदर अपने एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस को पढ़ा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में इसका कार्य जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स अपन ने बात की थी, इसके अंदर जो एक फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर ये फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और इस फ्लक्स को काटने का जो कार्य करता है वो होता है आर्मेचर का कार्य होता है। ये आर्मेचर उनका छेदन करके उसमें से स्थापित जो उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है, जो कटे होते हैं पत्तियां होती है उनके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की होती है, और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक फोर्स उत्पन्न होता है जिसे अपन बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल, वो उत्पन्न होता है। और वो उस विद्युत वाहक बल को उत्पन्न होने के बाद में इसके अंदर धारा उत्पन्न होगी, और जिसके कारण अपन है जो है अपना कम्यूटेटर होता है उसके द्वारा जो इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग होती है, उसके द्वारा अपन उसको पुरुषों के द्वारा कनेक्ट करके अपन वायर को वहां से अपन धारा को ले सकते हैं, डीसी धारा को। इसके अंदर डीसी है, डीसी रिंग। उसके बाद में जो ये आर्मेचर प्रतिरोध होता है, इसको आर्मेचर होता है, इसके अंदर प्रतिरोध कितना होता है? तो इसके अंदर आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 1 ओम। उसके बाद में जो ये इसके अंदर आर्मेचर है, इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है इसमें। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग में 2 प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग होती है, पहली होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के अंदर जो है प्रतिरोध का मान होता है, जो प्रतिरोध है लैप के अंदर इसके अंदर प्रतिरोध का मान होता है कम होता है,
जो प्रतिरोध होता है उसका मान कम होता है। और सेकंड है अपने पास वेव वाइंडिंग, सॉरी ये एक रह गया इसका, और प्रतिरोध का मान कम हो गया और जिसके कारण प्रतिरोध का मान कम है तो अपने को जो धारा है, धारा का मान, इसका मान प्रतिरोध का मान कम है तो धारा का मान बहुत अधिक होगा, क्योंकि जितना प्रतिरोध का मान कम होगा उतनी धारा अपने को मिलेगी। इसके अंदर प्रतिरोध का जो मान है वो बहुत ही कम है, तो इसके बाद में अपने को जो धारा है, धारा के मार्ग में रुकावट बहुत ही कम हो रही है, तो अपने को जो धारा का मान है वो बहुत अधिक मिलेगा, अर्थात जो धारा है बहुत अधिक प्राप्त होगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना वेव वाइंडिंग, लैप हो गई। दूसरी है वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग इसके अंदर क्या होता है कि धारा है इसका विपरीत होगी एकदम से। इसके अंदर प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होगा और धारा I का मान है, जो धारा है का मान कम, इसमें धारा का मान है वो बहुत ही कम होगा, जिसके कारण इसके अंदर जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मान बहुत अधिक होता है। इसके अंदर जो वोल्टेज होती है उसका मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण अपने को जहां पर जो वोल्टेज अधिक वोल्टेज चाहिए, बहुत अधिक वोल्टेज चाहिए, वहां पे इस जो वेव वाइंडिंग है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पे अपने को जिस जगह पर अपने को वोल्टेज का मान अधिक चाहिए, बहुत अधिक चाहिए, तो अपन जो वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग, उसका उपयोग करते हैं। एक होता है, एक पॉइंट होता है समांतर पथों की संख्या। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समांतर पथों के, लैब के अंदर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है और वेव के अंदर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये है एक छोटी सी ट्रिक है। एल लैप है तो लैप के अंदर ए है समांतर पथों की संख्या और पी है पोल्स, अर्थात ए बराबर ए पी है, अर्थात ए बराबर पी, अर्थात जितने पोल्स होंगे उतने ही जो समांतर पथों की संख्या है। जितने पोल्स हैं, अगर पोल्स 2 हैं समांतर पथ 2 होंगे, 4 हैं इसमें 4 होंगे, 6 हैं तो इसमें भी 6 होंगे। इस प्रकार से जो अपने को समांतर पथों की संख्या है वो पोल्स की संख्या के बराबर ही होती है लैप वाइंडिंग के अंदर। इसके अंदर छोटी सी है लैप, अर्थात ए बराबर पी, ए पी अर्थात ए बराबर पी, जितने समांतर पथ उतने पोल्स की संख्या। नेक्स्ट है वेव वाइंडिंग। वेव के अंदर हमेशा समांतर पथों की संख्या है 2 होती है, इसके अंदर हमेशा, इसके अंदर हमेशा फिक्स रहता है। वेव वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या 2 होती है हमेशा। तो ये थे आज के कुछ पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कल अपन बात करेंगे, इससे आगे जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। इसके साथ ही आज की क्लास को समाप्त करते हुए धन्यवाद।